मैं दो बातें स्वीकार करता हूँ, समानों के साथ समान व्यवहार यह न्याय है, असमानों के साथ असमान व्यवहार यह न्याय, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात मैं मानता हूँ कि अनुसूचित जाति समूह में जितनी भी जातियां हैं उनमें आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है, यह मैं मानता हूँ। यह आरक्षण से निर्माण हुई यह नहीं मानता मैं, ये आरक्षण से निर्माण हुई ये नहीं मानता, विद्यमान है, थी और है ये भी मानता हूँ। एक ही जाति समुदाय में विविध परिवारों में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता, यह भी बात मानता हूं मैं। जो लोग जाति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, जाति आधारित भेदभाव कायम रखना चाहते हैं और यह भेदभाव कायम रखते हुए, जाति व्यवस्था कायम रखते हुए जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, वही लोग इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हैं। 1 अगस्त 2024 इस तिथि को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण से संबंधित एक निर्णय दिया है, एक जजमेंट दिया है। हमारी दृष्टि से भारत के आरक्षण के इतिहास में यह दिन और यह जजमेंट इतिहास का एक काला पृष्ठ है, इतिहास का एक काला अध्याय है। आरक्षण का इतिहास 26 जुलाई 1902 छत्रपति शाहू महाराज ने उनके संस्थान की शासकीय सेवाओं में पिछड़े समुदाय को 50% आरक्षण दिया, तब से शुरू होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात करें तो आरक्षण के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संघर्ष 1919 से शुरू होता है। इसका मतलब आरक्षण का इतिहास करीब करीब 100 साल पुराना इतिहास है। इस इतिहास में 1 अगस्त 2024 यह दिन एक काला दिन माना जाएगा और इतिहास का यह पृष्ठ काला पृष्ठ माना जाएगा। जजमेंट पहले मैं बताता हूँ, सिंपल में, बड़ा सिंपल सा जजमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में, अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में उपवर्गीकरण या आरक्षण अंतर्गत आरक्षण का अधिकार राज्यों को है। फिर से दोहराता हूं मैं, अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में उपवर्गीकरण या आरक्षण अंतर्गत आरक्षण का अधिकार राज्यों को है। इसको बाद में हम विस्तार से देखेंगे। दूसरा इस जजमेंट का महत्वपूर्ण पहलू है, वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए। दो ही हैं, उपवर्गीकरण और आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण, और क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए। और यही आज के अपने चर्चा का, आज के अपने संवाद का विषय है। इसी विषय पर मैं आपसे संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। आरक्षण का विषय है, संविधान से संबंधित है, इसलिए सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विनम्र अभिवादन करता हूँ। संविधान में उन्होंने आरक्षण के प्रावधान किए। यह आरक्षण के प्रावधान विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण, यह प्रावधान फंडामेंटल राइट्स में है। तो संविधान के माध्यम से आरक्षण का जो हमें फंडामेंटल राइट डॉक्टर आम्बेडकर ने दिया है, उसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विनम्र अभिवादन करता हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आरक्षण का विषय विशेष तौर पर अनुसूचित जाति से संबंधित यह निर्णय होने की वजह से अनुसूचित जाति के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न है आरक्षण का। ऐसे महत्वपूर्ण विवादास्पद विषय को चर्चा का विषय बनाने के लिए आवाज इंडिया को मैं साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विषय रखने से पहले 1 अगस्त 2024 का जजमेंट आने के बाद आम्बेडकरी विचार को मानने वाले कुछ विचारवंतों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इस निर्णय का विरोध किया। उसमें माननीय सुखदेव जी थोरात का नाम मैं मुख्यतः लेना चाहूँगा। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को साथ में सुश्री मायावती जी, नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, साथ ही चिराग पासवान जैसे राजनेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया। इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। सर्वप्रथम इस निर्णय के संबंध में कुछ प्राथमिक जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं।
जिस प्रकरण के संबंध में, जिस केस का इस निर्णय से संबंध है, उस केस का नाम है पंजाब राज्य तथा अन्य विरुद्ध दविंदर सिंह तथा अन्य। दोहराता हूं, पंजाब राज्य तथा अन्य विरुद्ध दविंदर सिंह तथा अन्य। इसके लिए संविधान पीठ गठित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, गठित करते हैं जब भी कोई इश्यू, कोई विषय संविधान से संबंधित होता है जिस पर न्यायालय को अपना निर्णय देना होता है या विचार करना होता है, तो उसके लिए जो बेंच गठित की जाती हैं वो संविधान पीठ कहलाता है। इस विषय के संबंध में भी, इस केस के संबंध में भी संविधान पीठ गठित किया गया था। इसमें 7 न्यायाधीश थे, इसीलिए इसको 7 न्यायाधीशों का संविधान पीठ कहा जाता है। इसमें न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ जो भारत के सरन्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति चंद्रा मिश्र और न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी, इन 7 न्यायाधीशों का यह संविधान पीठ स्थापित किया गया था। 7 न्यायाधीश का ही क्यों, यह भी मैं बताना चाहूँगा, मगर थोड़ी देर के बाद में। सबसे पहले ये जान लीजिए, यह निर्णय जो है इसको बहुमत का निर्णय कहा जाता है, क्योंकि 6 विरुद्ध 1, 6 न्यायाधीश एक तरफ जिन्होंने ये निर्णय दिया, इस निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए एक न्यायाधीश महोदया ने इस निर्णय से असहमति व्यक्त की, इसलिए इसको बहुमत का निर्णय कहा जाता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सहित बाकी के 6 न्यायमूर्ति इस निर्णय के पक्ष में थे और न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी, इन्होंने इस निर्णय से अपनी असहमति व्यक्त की, इसलिए इस निर्णय को बहुमत का निर्णय कहा जाता है। 7 न्यायाधीश का संविधान पीठ क्यों? इसके पीछे यह जो निर्णय है, निर्णय क्या कहता है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के संबंध में उपवर्गीकरण, इसका अर्थ आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का राज्यों को अधिकार होगा और अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए, यह निर्णय है। इसके पीछे, इस निर्णय को मैं बाद में, थोड़ी देर के बाद में स्पष्ट करूंगा, परंतु इस निर्णय का एक इतिहास है। सारे भारत में बहुत सारे राज्यों में जहां अनुसूचित जाति की संख्या, एक बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उन राज्यों में एक समस्या बड़ी दीर्घ काल से, करीब 30 या 40 साल का समय हो गया होगा, तब से यह समस्या उन राज्यों में विद्यमान है। समस्या यह है कि अनुसूचित जाति, यह शेड्यूल कास्ट, ये एक जाति का समूह है। इसमें महाराष्ट्र का उदाहरण ले तो महाराष्ट्र में 59 कास्ट इस अनुसूचित जाति समूह में है। इनमें से जब आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया तो कुछ जातियों की मान्यता ऐसी हैं अलग अलग राज्यों में कि अनुसूचित जातियों में आरक्षण के लाभ कुछ विशिष्ट जातियों को प्राप्त हुए हैं और बहुत सारी जातियां इस आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं। और इसीलिए जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई है उनको भी आरक्षण के लाभ प्राप्त हो, इसलिए आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। और इसलिए अलग अलग राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में इस प्रकार का आरक्षण अंतर्गत आरक्षण या अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, इसलिए आंदोलन चलाए गए थे। इसके लिए आंध्र प्रदेश, अभी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं, परंतु अलग होने से पहले का जो आंध्र प्रदेश है वो प्रमुखता से इस आंदोलन के लिए जाना जाता है। वहाँ पर अनुसूचित जातियों में 2 प्रमुख जातियाँ हैं, एक को माला कहा जाता है, दूसरे को मादिगा कहा जाता है। माला मादिगा, यह जो इश्यू है, यह जो विषय है आरक्षण अंतर्गत आरक्षण या उपवर्गीकरण का, वो माला मादिगा इश्यू के नाम से भी जाना जाता है। 1980s में मादिगा समुदाय ने यह माला समुदाय पर आरोप लगाया कि सारे आरक्षण के लाभ आपके जाति तक सीमित है, हमें आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया है, वंचित रखा गया है, इसलिए हमें आरक्षण अंतर्गत आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इसलिए सर्वप्रथम मादिगा समुदाय के नेता सर्वोच्च न्यायालय गए कि आरक्षण अंतर्गत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके पहले आंध्र प्रदेश में कानून बना
वर्गीकरण का। अनुसूचित जाति को, जाति समुदाय को ABCD वर्गों में बांटा गया, इसको उपवर्ग कहते हैं। और आरक्षण अंतर्गत आरक्षण ABCD में आरक्षण भी बांटा गया वंचितता के आधार पर। जो जाति समूह उपवर्ग सबसे वंचित हो उससे अधिक आरक्षण मिला, जो कम वंचित है उसे कम आरक्षण मिला। इसका विचार बाद में भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से बांटा गया। इसको चैलेंज किया गया सर्वोच्च न्यायालय में कि ये उपवर्गीकरण को चैलेंज किया गया, क्योंकि अनुसूचित जाति एक वर्ग है, इसको अलग अलग उपवर्गों में सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इसको चैलेंज किया गया सर्वोच्च न्यायालय में। 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। इस प्रकरण को EV चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश ऐसा प्रकरण कहा जाता है। निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय। उसके लिए जो संविधान पीठ स्थापित किया गया था वो 5 न्यायाधीशों का था। 5 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण, छोटे छोटे वर्गों में, समूहों में फिर से इन जाति समूहों को बांटना, सब कैटेगराइजेशन या आरक्षण अंतर्गत आरक्षण संविधान को मान्य नहीं है। इसके बाद में बहुत सारे राज्यों ने और कानून बनाए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने उन कानूनों को रद्द कर दिया। फिर यह प्रकरण पंजाब सरकार का प्रकरण फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। अब 5 न्यायाधीशों के पीठ ने इस कानून को अस्वीकृत करने की वजह से इसके ऊपर पुनरावलोकन, पुनर्विचार करने के लिए उससे अधिक न्यायाधीशों का खंडपीठ स्थापित करना पड़ता है। और इसीलिए 7 न्यायमूर्तियों का खंडपीठ स्थापित किया गया। और इन 7 न्यायाधीशों ने 2004 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल दिया। और इन्होंने यह कहा कि आरक्षण अंतर्गत आरक्षण या अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन, यह संविधान सम्मत है और राज्यों को इसका अधिकार है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार आदि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से समय समय पर आरक्षण अंतर्गत आरक्षण की मांग की जाती रही थी। 2023 में आंध्र प्रदेश का चुनाव था तेलंगाना का चुनाव था विधानसभा का। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए तेलंगाना गए थे। वहां पर मादिगा समुदाय के एक बड़े नेता ने मोदी से मुलाकात की। मोदी ने उनको गले लगाया। मादिगा नेता के आंखों में आंसू आए, ऐसा भी कहा जाता। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण देकर हमारे प्रति न्याय किया जाए, हमें भी, मादिगा समुदाय को भी आरक्षण के लाभ प्राप्त हो, इसका प्रावधान किया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए। इस प्रकार से मोदी जी को अनुरोध किया गया। मोदी जी ने आश्वासन दिया था मादिगा समुदाय को कि हाँ, मैं दिल्ली जाकर इसके लिए जरूर विचार करूंगा। और केंद्र सरकार ने इसके लिए एक समिति भी बनाई है। तो इस प्रकार से यह आंदोलन अलग अलग प्रकार से चलता रहा अलग अलग राज्यों में। जहां अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है वहां पर यह आंदोलन, मैंने कहा महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की समिति एक बनाई गई थी। यह बहुत पुराना आंदोलन है। मेरी यह मान्यता है कि जो लोग जाति व्यवस्था, जाति आधारित भेदभाव कायम रखना चाहते हैं, मेरी इस संबंध में मान्यता है, जो लोग जाति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, जाति आधारित भेदभाव कायम रखना चाहते हैं और यह भेदभाव कायम रखते हुए, जाति व्यवस्था कायम रखते हुए जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, वही लोग इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, कौन लोग इसका समर्थन करते हैं? जो लोग जाति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, जाति आधारित भेदभाव कायम रखना चाहते हैं और फिर भी जाति आधारित आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, वही लोग इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। परंतु जो लोग जाति व्यवस्था की समाप्ति चाहते हैं, जाति आधारित भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं, भारत के समाज में समानता और अवसर की समानता के सिद्धांतों की प्रस्तावना करना चाहते हैं, यही डॉक्टर आम्बेडकर की सोच है। इस सोच को जो मानते हैं
क्या है सोच डॉक्टर आम्बेडकर की? डॉक्टर आम्बेडकर की सोच है कि हमें जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हमें जाति आधारित भेदभाव समाप्त करना है, हमें समानता और अवसर की समानता इन सिद्धांतों की समाज में प्रस्थापित करते हैं। इस प्रकार की सोच जो रखते हैं वह इस निर्णय का विरोध करते हैं। तो समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले फिलहाल इस प्रकार की स्थिति है। मैं इसको मानता हूँ, किसको मानता हूँ? मैं आम्बेडकरी सोच को मानता हूँ। मैं जाति व्यवस्था समाप्त करने में विश्वास करता हूँ। मैं जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने में विश्वास करता हूँ। मैं समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना में विश्वास करता हूँ। मैं अवसर की समानता के सिद्धांत में प्रस्तावना में विश्वास करता हूँ। और इसीलिए जब तक समानता और अवसर की समानता का सिद्धांत समाज में प्रस्तावित नहीं होता तब तक जाति आधारित आरक्षण कायम रहेगा, क्योंकि यह हमारा फंडामेंटल राइट है। और तब तक अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण या आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण यह अनुसूचित जाति पर अन्याय है, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुमत का निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने 4 न्यायाधीशों के लिए, उनके सही 4 न्यायाधीशों के लिए अपना एक निर्णय लिखा। बाद में भूषण गवई जी, न्यायमूर्ति भूषण गवई ने सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश के साथ सहमति व्यक्त करते हुए भी अपना स्वतंत्र निर्णय लिखा। और एक न्यायाधीश ने अपना स्वतंत्र निर्णय लिखा और बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जी ने अपना असहमति का स्वतंत्र निर्णय लिखा। इसका मतलब 4 निर्णय लिखे गए हैं, उसमें से 3 निर्णय सहमति के हैं और एक निर्णय असहमति का है। सहमति के निर्णय सहमति होते हुए भी न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और एक अन्य न्यायाधीश ने अपने स्वतंत्र अभिमत व्यक्त किया। इसलिए कुल 4 निर्णय, करीब करीब 600 पेज का ये डिसीजन है। निर्णय क्या है? अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में उपवर्गीकरण का राज्य को अधिकार है। यह निर्णय है, उपवर्गीकरण का राज्य को अधिकार है। इसका अर्थ यह होता है कि हम इसको उपवर्गीकरण कह सकते हैं या आरक्षण अंतर्गत आरक्षण कह सकते हैं। अनुसूचित जाति को महाराष्ट्र में मेरी जानकारी के अनुसार 13% है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, क्योंकि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अनुपात 15% है, ऐसा माना जाता है। अनुसूचित जाति को उनका कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उस आधार पर आरक्षण दिया गया है। यदि राष्ट्रीय स्तर की बात करें या महाराष्ट्र के स्तर की बात करें तो इसका अर्थ यह है कि यह जो 13% आरक्षण है महाराष्ट्र में, यदि सरकार सोचती है कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए तो इन अनुसूचित जातियों को उपवर्ग में, उपसमूह में बांटेगी, A, B, C, D और 13% आरक्षण भी इन उपवर्गों में बांट दिया जाएगा। इसको कहते हैं उपवर्गीकरण या इसको कहते हैं आरक्षण अंतर्गत आरक्षण। क्यों? इसका स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है उसके संबंध में हम बाद में कहेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि यह निर्णय लागू किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर की बात निर्णय में नहीं कही गई है, परंतु यदि मोदी सरकार लगाना चाहती है तो 15% जो आरक्षण है तो राष्ट्र के स्तर पर जो 2000 से अधिक अनुसूचित जाति का एक कुल समूह है उनमें से अलग जाति, अलग अलग वर्गों में, उपवर्गों में इन जाति समुदाय को बांटा जाएगा और उस आधार पर ABCD क्लासिफिकेशन कर कर आरक्षण बांट दिया जाएगा। इस प्रकार से यह नीति है। दूसरा निर्णय जो महत्वपूर्ण है वो ये कहता है कि अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का सिद्धांत फिलहाल 1992 में मंडल आयोग का जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसको इंदिरा साहनी निर्णय कहते हैं, इंदिरा साहनी जजमेंट कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, मंडल आयोग के लागू करने के बाद, उस निर्णय में यह कहा गया था कि ओबीसी को क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता। क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है? इसको बोलते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण के लाभ अतिरिक्त मिले हैं उन लोगों को आरक्षण के सूची से अलग कर देना, एक्सक्लूजन करता है। एक सीमा निश्चित की जाती है
आय की, उस सीमा के ऊपर जिस व्यक्ति या परिवार की आय होगी आरक्षण के लिए जो पात्र है उसकी, तो उसको फिर आरक्षण से अलग कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं क्रीमी लेयर का सिद्धांत। इसके बारे में हम बाद में और भी थोड़ा सा सोचेंगे, बाद में और भी इसके बारे में बात करेंगे। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने असहमति का जो निर्णय दिया उस संबंध में उनकी यह मान्यता है कि अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 341 और 42 यह अनुसूचित जाति के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार देता है। अनुसूचित जाति में किसी जाति का समावेश करना है, अनुसूचित जाति से किसी जाति को निकालना है, अनुसूचित जाति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन। सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत का यह निर्णय राष्ट्रपति के इस अधिकार में हस्तक्षेप करता है, राष्ट्रपति के इस अधिकार में हस्तक्षेप करता है। इसलिए न्यायमूर्ति त्रिवेदी जी कहती हैं कि यह निर्णय संविधान को मान्य नहीं है, मैं इस निर्णय से असहमत हूँ, और इसलिए उन्होंने असहमति के आधार पर अपना निर्णय व्यक्त किया। बहुमत का निर्णय मैंने आपको बताया, बहुमत का निर्णय यह कहता है कि अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण किया जा सकता है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, अंतर आरक्षण का प्रावधान करने का राज्य को अधिकार है, और अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। अब इस निर्णय का आधार क्या है, किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को दिया है, उस संबंध में भी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक सिद्धांत रखता है, इस निर्णय के संबंध में एक सिद्धांत रखता है। सिद्धांत यह कहता है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना अन्याय है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना अन्याय है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। यह आरक्षण का मूल सिद्धांत भी है। हम असमान हैं, जाति आधारित असमानता से हम पीड़ित है, इसलिए हमें आरक्षण है। यह असमान व्यवहार है जो न्याय्य है। यह सिद्धांत सही है, इस सिद्धांतों को मानना चाहिए, परंतु इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। असमान समुदाय के साथ समान व्यवहार करने से सर्वोच्च न्यायालय कहता है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी मान्यता यह है कि जब से आरक्षण लागू हुआ तब से कुछ जातियों को आरक्षण के अधिक लाभ मिले हैं, इसीलिए अनुसूचित जाति समुदाय में जाति समुदाय अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता बढ़ गई है। इसके ऐतिहासिक पुरावे भी, ऐतिहासिक साक्षी भी उपलब्ध है। ऐसे असमान जाति समूह में यदि सबके लिए आरक्षण का समान प्रावधान लागू किया जाता है तो यह अन्याय होगा, और इससे संविधान को अभिप्रेत समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना करना संभव नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय यह मानता है, उनका कहना है कि ऐतिहासिक आधार पर यह प्रस्तापित हो चुका है कि अनुसूचित जाति समूह होमोजीनस ग्रुप नहीं है, होमोजीनस समरूप एकत्र समान धर्मीय ग्रुप नहीं है, और इसीलिए उपवर्गीकरण जरूरी हो सकता है, और इसमें असमानता विद्यमान है। आरक्षण से के लाभ से वंचित जाति समूह को आरक्षण के लाभ मिले, इसकी व्यवस्था करना यह शासन की जिम्मेदारी है, और इस प्रकार से आरक्षण के लाभ उन तक पहुंचाने चाहिए। और यह आरक्षण के लाभ उन तक पहुंचाना हो तो अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी लागू किया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर का सिद्धांत का अवलंब किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर के बारे में मैंने आपसे बातचीत की है, कैसा लागू होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। उपवर्गीकरण करने से अर्थात आरक्षण अंतर्गत आरक्षण की नीति के अवलंब से संविधान में निहित
समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना में आसानी होगी, समानता का सिद्धांत प्रस्तावित किया जाना संभव होगा, ऐसी सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता है। बेसिक मान्यता क्या है? बेसिक मान्यता क्या है कि अनुसूचित जाति समुदाय में जितनी भी जातियां हैं वह जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से असमान हैं। इन असमान जातियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्य को उपवर्गीकरण का अधिकार है। आरक्षण को इन असमान समुदाय में असमान तौर पर बांट दिया जाना चाहिए, और ये असमानता दूर करनी हो तो अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी लागू करना चाहिए। कैसे लागू होगा, यह निर्णय कैसे लागू होगा, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस दिए। सर्वोच्च न्यायालय पहले यह कहता है, 3 बातें कहता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सर्वप्रथम तो शासन की सेवा में, उस राज्य की शासन की सेवा में कौन सी जाति के कितने लोग नियुक्त किए गए हैं, इसकी जानकारी राज्य को प्राप्त करनी पड़ेगी। सांख्यिकी राज्य को प्राप्त करनी पड़ेगी। कौन सी जाति के कितने लोग आरक्षण के चलते, आरक्षण का लाभ लेते हुए कौन सी जाति के कितने लोग शासन की सेवा में नियुक्त किए गए हैं, इसकी सांख्यिकी, इसकी जानकारी शासन को प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरी जानकारी अधिक महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति के लिए उपवर्गीकरण करते समय उस अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, और इसके लिए एम्पिरिकल डाटा की जरूरत है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता है। वास्तव जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 2 प्रकार की जानकारी, एक विशिष्ट जाति के कितने लोग शासन में सेवा करते हैं, नियुक्त किए गए, और दूसरी उस जाति की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में उस जाति की जनसंख्या का अनुपात कितना है, यह जानकारी प्राप्त करना चाहिए, वास्तव जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और इसी आधार पर उपवर्गीकरण का निर्णय किया जाएगा। इसी आधार पर उपवर्गीकरण का निर्णय किया जाना चाहिए, और इसको सर्वोच्च न्यायालय कहता है एम्पिरिकल डाटा जरूर है, आवश्यक है, और इसी आधार पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने के लिए दूसरी गाइडलाइन देते हैं। क्रीमी लेयर का सिद्धांत फिलहाल ओबीसी को लागू है। 8 लाख की आय की मर्यादा निश्चित की गई है। 8 लाख के ऊपर ओबीसी में जिस परिवार का या जिस व्यक्ति की आय है उसको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता। इसी प्रकार से एक आय की सीमा अनुसूचित जाति के लिए भी निश्चित की जानी चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय मानता है। और फिर यह भी कहता है कि जो सूत्र, जो तत्व, जो सिद्धांत ओबीसी के लिए लागू किया गया वह अनुसूचित जाति के लिए लागू नहीं किया जाएगा। उनके लिए अलग से क्राइटेरियाज बनानी पड़ेंगी, अलग से एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जाना चाहिए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ये भी कहता है कि कोई भी राज्य उपवर्गीकरण का निर्णय लेता है, कोई भी राज्य क्रीमी लेयर लगाने का निर्णय लेता है, तो उस राज्य का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के या न्यायपालिका के पुनरावलोकन के अधीन होगा। निर्णय लेने के पश्चात यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह निर्णय विशिष्ट अनुसूचित जातियों के लिए अन्यायकारी है, तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के उस निर्णय के विरुद्ध याचिका दाखिल कर सकती है। इसका मतलब उस निर्णय, राज्य के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो 3 बातें कही हैं सर्वोच्च न्यायालय ने। पहले दोहराता हूं मैं कि निर्णय है कि राज्य को अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण का या आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का अधिकार है। राज्य को क्रीमी लेयर लगाने का भी अधिकार है। लगाने के लिए कौन सी जाति के कितने व्यक्ति राज्य की सेवा में नियुक्त है, इसकी
सांख्यिकी निश्चित करनी पड़ेगी, इसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसकी जनसंख्या कितनी है यह भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, उपवर्गीकरण किया जाएगा। और क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी का सिद्धांत नहीं, अलग से सिद्धांत निश्चित करने पड़ेंगे। राज्य जो भी निर्णय लेगा वह निर्णय न्यायालय के पुनरावलोकन के अधीन होगा, उसके विरुद्ध न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय कहता है अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं करता। बेला त्रिवेदी जी कहती हैं, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, उल्लंघन करता है, इसलिए मैं असहमत हूँ। मगर बाकी के 6 न्यायाधीश कहते हैं 341 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यह निर्णय न तो किसी नवीन जाति को अनुसूचित जाति में प्रवेश देता है, न किसी जाति को उसमें से बाहर निकालता है, किसी जाति को विशेष लाभ भी नहीं देता, किसी जाति को प्रधानता भी नहीं देता। केवल यह निर्णय यह घोषित करता है कि अनुसूचित जाति समूह यह असमान समूह है, इसीलिए समानता का व्यवहार सब जातियों के साथ नहीं किया जा सकता। उपवर्गीकरण करके आरक्षण को बांट दिया जाना चाहिए जाति उपसमूह के बीच, और इसीलिए यह निर्णय संविधान सम्मत है। न्यायमूर्ति मित्तल के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, न्यायमूर्ति मित्तल इस निर्णय से सहमत है, परंतु वह क्रीमी लेयर के संबंध में एक बात कहते हैं, जिसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि न्यायमूर्ति मित्तल ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत एक अलग आयाम दिया है, एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। क्या कहते हैं न्यायमूर्ति मित्तल? न्यायमूर्ति मित्तल ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर अवश्य लगाना चाहिए, परंतु साथ ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण देना ही है तो, ये अंडरलाइन, मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, आरक्षण देना ही है तो केवल एक पीढ़ी के लिए देना या पहली पीढ़ी के लिए ही देना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को नहीं देना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, क्या कहते हो? आरक्षण देना ही है तो, अंडरलाइन कीजिए, इसका क्या अर्थ होता है? आरक्षण अनुसूचित जाति का फंडामेंटल राइट है, आरक्षण संविधान ने दिया हुआ फंडामेंटल राइट है। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति यह कहते हैं कि आरक्षण देना ही चाहिए, इसका मतलब दो नहीं दो चलेगा, नहीं भी दिए तो चलेगा, ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है कि नहीं? इसमें से देना ही है तो का क्या मतलब होता है? देना ही है का मतलब यही है कि नहीं दिया तो चलेगा, बंद कर दो ना, नहीं दिया समाप्त कर दो ना, ऐसा कहते हैं। देना ही है तो कितना दो? केवल पहली पीढ़ी के लिए दो, केवल पहली पीढ़ी के लिए दो, या एक ही पीढ़ी के लिए दो। एक पीढ़ी ने आरक्षण लेने के बाद यदि उस पीढ़ी का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस बढ़ जाता है तो उसके अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिए अनुसूचित जाति के लोग, और यह आरक्षण यह बात किसी विशिष्ट जाति के लिए नहीं कही गई है, ये अनुसूचित जाति में जितनी भी जातियां हैं उन सब के लिए कही गई है। क्या कही गई है? क्या कहते हैं मित्तल? आरक्षण देना ही है तो, जरूरी नहीं समझते मित्तल, आरक्षण देना जरूरी नहीं समझते फंडामेंटल राइट होने के बाद भी। वो कहते हैं देना ही है तो केवल एक पीढ़ी को दीजिए, केवल पहली पीढ़ी को दीजिए, जात कोई भी हो, जात कोई भी हो, केवल पहली पीढ़ी को दीजिए। और उसके बाद में पहली पीढ़ी से आरक्षण लाभान्वित होने के बाद यदि वह पीढ़ी या वह परिवार समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता है, शासन में उच्च पद पर नौकरी करता है, उसका एजुकेशन का स्तर बढ़ गया है, आर्थिक स्तर बढ़ गया है, तो उस परिवार के अगली पीढ़ी को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आरक्षण के लाभ सारी ही जातियों तक सही ढंग से वितरित नहीं किए जाएंगे। एक ही पीढ़ी के लिए आरक्षण, वह कहते हैं कि यह निर्णय बड़ा ही तर्कसंगत और उचित है,
अगली पीढ़ी के लिए आरक्षण नहीं देना चाहिए। जो मांग करते हैं आरक्षण अंतर्गत आरक्षण की, जो मांग करते हैं क्रीमी लेयर की, उन्होंने सचेत होना चाहिए कि यह दिशा निर्देश है सरकार के लिए। किसके लिए? मित्तल जी यह कहते हैं, अकेले कहते हैं, ये दिशा निर्देश है सरकार के लिए। सरकार चाहे तो आरक्षण समाप्त कर सकती हैं। मित्तल जैसे यदि 7-8 न्यायाधीश बैठ गए, वो बोलेंगे आरक्षण अभी बहुत सारी पीढ़ियों को मिल गया है, 3-4 पीढ़ियाँ 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं, जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर दो, जरूरत नहीं है। देना ही है तो एक पीढ़ी को दे दो, कोई उस कानून को चैलेंज नहीं कर पाएगा। न्यायमूर्ति BR गवई जी, मैंने कहा है कि 7 न्यायाधीशों का संविधान पीठ, उसमें से 4 न्यायाधीशों के लिए माननीय धनंजय चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय लिखा, 2 न्यायाधीशों ने अपना अलग निर्णय लिखा, उसमें से न्यायमूर्ति BR गवई एक है, और इन्होंने निर्णय लिखा न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जी ने, उनका असहमति का निर्णय। टोटल करीब करीब 600 पेज का निर्णय, उसमें से न्यायमूर्ति BR गवई जी ने अपना अकेले का जो निर्णय लिखा है, मत प्रदर्शन किया है, वो 281 पेज का है। 600 में से अकेले न्यायमूर्ति गवई जी का निर्णय 281 पेज का, बड़ा ही विस्तृत निर्णय दिया है, और इसीलिए मीडिया ने उनको सबसे अधिक कवरेज भी दिया है। इसीलिए मीडिया ने उनको सबसे अधिक कवरेज दिया है। न्यायमूर्ति गवई चीफ जस्टिस ने जो निर्णय दिया उससे सहमति व्यक्त करते हैं। इसका मतलब न्यायमूर्ति BR गवई जी कहते हैं कि अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए न्यायमूर्ति गवई सहमत है। आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण किया जाना चाहिए, इसके लिए न्यायमूर्ति गवई सहमत है। साथ ही अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर लगाना चाहिए, इसके लिए भी न्यायमूर्ति गवई सहमत है। न्यायमूर्ति गवई जी आगे क्या कहते हैं, तो उसको हम भी थोड़ा सा विस्तार से न्यायमूर्ति गवई की बात करते हैं। न्यायमूर्ति गवई के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है। 2 अगस्त 2024, किसी को देखना है तो देख सकते हैं, मैंने उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ। 2 अगस्त 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया। 7 और जगह जगह पर यह उल्लेख है, 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ पर आसीन एक अकेले दलित न्यायाधीश BR गवई, एक अकेले दलित न्यायाधीश BR गवई। बड़ी अजीब सी बात है, एक अकेले न्यायाधीश, दलित न्यायाधीश BR गवई। बाकी चंद्रचूड़ ब्राह्मण न्यायाधीश उनको नहीं कहा गया, बेला त्रिवेदी जी ब्राह्मण न्यायाधीश नहीं कहा गया, नहीं क्या, शर्मा वर्मा जो भी है उनको ब्राह्मण न्यायाधीश ने, मगर एक अकेले दलित न्यायाधीश, अंडरलाइन कीजिए, इसका बाद में संदर्भ आने वाला है, एक अकेले दलित। मैं सर्वोच्च न्यायालय, ये लिखने वाले को और इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को सवाल पूछना चाहता हूँ, एक अकेले क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गवई जी एक अकेले क्यों है? 2002 में मेरी जानकारी के अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण जी ने उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण की बात कही थी, तो बवाल खड़ा हो गया था, देश में बवाल खड़ा हो गया था, न्याय व्यवस्था में बवाल खड़ा हो गया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने बवाल खड़ा किया था। और आज भी अनुसूचित जाति जनजाति को उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण नहीं है, और फिर भी यह कहा जाता है कि एक अकेले न्यायमूर्ति BR गवई। अकेले नहीं तो क्या है? अरे वाह, आप आने नहीं दे रहे ना हमको। अवसर की समानता तो आपने हमसे छीन ली, अब आरक्षण है तो वो भी आप देना नहीं चाहते, और फिर भी कहते हैं कि एक अकेले ना है गवई। तो एक अकेले न्यायमूर्ति BR गवई क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। वो कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, अनुसूचित जाति समुदाय में समाविष्ट जाति के उपवर्गीकरण को गवई जी ने अनुमति दी है। गवई जी ने, न्यायमूर्ति BR गवई ने अनुमति दी है, काय को? उपवर्गीकरण को, अनुसूचित जाति समूहों को ABCD में बांटने की, और आरक्षण को भी ABCD उपसमूहों में बांटने की न्यायमूर्ति गवई जी ने उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। और साथ
साथ में अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए, इसकी भी अनुमति दी है। किन्होंने दी है? न्यायमूर्ति गवई जी ने। और राज्यों ने यह निर्णय लागू करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है इसके लिए? टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है यह विषय, कौन सा विषय? अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण। कौन सा विषय? अनुसूचित जाति का आरक्षण अंतर्गत आरक्षण का विषय, अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर लगाने का विषय। अंग्रेजी में उन्होंने कहा यह विषय हॉट पोटैटो जैसा है। हॉट पोटैटो का मतलब गरम आलू जो होता है जिसको हाथ से हम छू नहीं सकते, ऐसा प्रक्षोभक विषय। ऐसे प्रक्षोभक विषय पर दलित, एक अकेले दलित न्यायाधीश उपवर्गीकरण की और क्रीमी लेयर लगाने की अनुमति देते हैं। यह उनके धैर्य का प्रतीक है, यह उनके साहस का प्रतीक है। और हम इसके लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, हम इसके लिए न्यायमूर्ति गवई जी की सराहना करते हैं, न्यायमूर्ति गवई जी की प्रशंसा करते हैं कि इतने विवादित विषय पर, प्रक्षोभक विषय पर उन्होंने इतना क्रांतिकारी निर्णय दिया, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, एक अकेले दलित न्यायाधीश होते हुए भी। और फिर वो कहते हैं कि गवई, न्यायमूर्ति गवई ये भी कहते हैं कि क्रीमी लेयर लगाते समय ओबीसी को जो सिद्धांत लागू हुआ है, उस सिद्धांत को अनुसूचित जाति के लिए लागू नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग से क्राइटेरियाज निश्चित किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति गवई आगे कहते हैं, सवाल यह है, सवाल क्या है? सवाल यह है कि अनुसूचित जाति के अधीन असमान जातियों के साथ समान व्यवहार करने से संविधान में निहित समानता का ध्येय साध्य होगा क्या? गवई न्यायमूर्ति यह मानते हैं कि आरक्षण से अनुसूचित जाति की सारी जातियां समान तौर पर लाभान्वित नहीं हुई है। हो सकता है ये बात सही हो, इसीलिए अनुसूचित जातियों में जाति अंतर्गत असमानता विद्यमान होते हुए क्या समानता का सिद्धांत प्रस्तापित होगा? वो कहते हैं, क्या गवई साहब कहते हैं आईएएस, आईपीएस और मैं अपनी ओर से जोड़ता हूं कि न्यायाधीश, इनके बच्चों की तुलना एक आधे दूर दराज के गांव में ग्राम पंचायत के स्कूल में बच्चे वाले पढ़ने से की जा सकती क्या? ऐसा सवाल न्यायमूर्ति गवई पूछते हैं, ऐसा सवाल न्यायमूर्ति गवई पूछते हैं। और फिर उसके आगे वो कहते हैं, उसके आगे कहते हैं, इस वर्ग के किसी व्यक्ति को समझो आरक्षण के लाभ मिल भी गए और सरकार में वो सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हो जाता है, या सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हो जाता है, या चपरासी के पद पर नियुक्त हो जाए, फिर भी आरक्षण के लाभ लेने के बाद भी वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा। परंतु आरक्षण से लाभान्वित कोई व्यक्ति आईएएस, आईपीएस या न्यायाधीश के पद पर आसीन होता है, समाज में उच्च पद प्राप्त करता है, शासन में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति या उसका परिवार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं माना जाएगा। तो कैटेगरीज कैसे करते हैं? चपरासी की नौकरी करने वाला आरक्षण से लाभान्वित तो है, फिर भी पिछड़ा है, परंतु आईएएस, आईपीएस या न्यायाधीश जो बन गया है वह पिछड़ा नहीं माना जाएगा, वह पिछड़ा नहीं माना। और ऐसे लोगों ने स्वेच्छा से अपने आरक्षण का त्याग कर देना चाहिए। और फिर भी क्या कहते हैं, बड़े न्यायमूर्ति जी अपने मत के स्पष्टीकरण के लिए बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, आरक्षण का उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले लोगों की मानसिकता कैसे है। न्यायमूर्ति गवई जी कहते हैं, वो उदाहरण बड़ा पुराना उदाहरण दिया जाता है, उसी उदाहरण को दोहराते हैं और दोहराते हुए कहते हैं कि आरक्षण का विरोध करने की मानसिकता, स्टेशन पर रेल आती है, रेल में जनरल कंपार्टमेंट होता है, अनारक्षित कंपार्टमेंट होता है, सारे लोग उसमें घुसने का प्रयास करते हैं, जगह प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं,
एक दूसरे को धकेलते हैं और फिर कुछ लोग अंदर चले जाते हैं। जो अंदर जाते हैं वो बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए, इसके लिए प्रयास करते हैं। ये उदाहरण देते हैं गवई साहब, बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए इसके लिए। तो ये क्या कहते हैं कि उपवर्गीकरण को विरोध करने वाले की मानसिकता कैसे है, उनको तो आरक्षण मिल गया परंतु अन्यों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वह उपवर्गीकरण का विरोध करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अर्धसत्य मानता हूं, क्योंकि मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में दूंगा। और भी उदाहरण देते हैं वो, और भी उदाहरण देते हैं। सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने वाले का बच्चा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ने वाले का बच्चा और किसी दूर दराज के गांव में ग्राम पंचायत की स्कूल में पढ़ने वाले किसी गरीब का बच्चा, क्या इनको एक ही प्रवर्ग में रखना चाहिए? ये सवाल गवई साहब पूछते और इस प्रकार से अनेकानेक जगह पर वह बताने का प्रयास करते हैं कि आरक्षण से कुछ जातियां लाभान्वित हुई है, सारी जातियों को समान लाभ नहीं मिले। आरक्षण से हर एक जाति में से कुछ व्यक्ति या कुछ परिवार लाभान्वित हुए और इसके लिए जो जातियां लाभान्वित हुए उनसे उनको थोड़ा सा आरक्षण से वंचित करने के लिए वर्गीकरण की जरूरत है, और जो परिवार अधिक लाभान्वित हुए उनको आरक्षण से बाहर निकालने के लिए क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपार्टमेंट में बैठ चुके हैं, इनकी प्रतिष्ठा ऑलरेडी बढ़ गई है। गवई साहब ने एक सिद्धांत रखने का प्रयास किया है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। गवई साहब ये सिद्धांत रखते हैं, न्यायमूर्ति गवई साहब ये सिद्धांत रखते हैं कि IAS IPS या न्यायाधीश यह व्यक्ति ऊंचे पद पर है, उनकी केवल आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति नहीं हुई है, वह सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े नहीं रहे हैं। वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अभी पिछड़े वर्ग के नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का निर्णय गवई साहब करते हैं। हमारी मान्यता, अब मैं अपनी बात कहने चाहूँगा, ये तो मैंने अभी तक न्यायालय ने जो कहा है उसकी बात मैंने कही है। हमारी मान्यता है, मेरी मान्यता ये है कि यह निर्णय एक प्रकार से दूषित निर्णय है, अनुसूचित जाति के प्रति अन्याय करने वाला है, और इसके संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। अपनी बात कहने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ बातें हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। पहली बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार यह अन्याय है, यह मैं मानता हूँ। इस सिद्धांतों को, समान लोगों के साथ समान व्यवहार यह न्याय है, यह भी मैं मानता हूँ। समान लोगों के साथ असमान व्यवहार यह अन्याय है, यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। साथ में यह भी स्वीकार करता हूँ कि अनुसूचित जाति समूह में जाति अंतर्गत आर्थिक और शैक्षणिक असमानता विद्यमान है, यह मैं बात स्वीकार करता हूँ। आर्थिक और शैक्षणिक असमानता विद्यमान है, यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। साथ ही एक ही जात में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है, यह भी बात मैं स्वीकार करता हूँ। मैं दो बातें स्वीकार करता हूँ, समानों के साथ समान व्यवहार यह न्याय है, असमानों के साथ असमान व्यवहार यह न्याय, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात मैं मानता हूँ कि अनुसूचित जाति समूह में जितनी भी जातियाँ हैं उनमें आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है, यह मैं मानता हूँ। यह आरक्षण से निर्माण हुई यह नहीं मानता मैं, यह आरक्षण से निर्माण हुई यह नहीं मानता, विद्यमान है, थी और है, यह भी मानता हूँ। एक ही जाति समुदाय में विविध परिवारों में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता, यह भी बात मानता हूं मैं, और इस आधार पर मैं आगे अपनी बात कहना चाहता हूं। अब सर्वोच्च न्यायालय का ये जो निर्णय है इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। ये कुछ अवधारणा पूर्व अवधारणा या पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। पहली अवधारणा यह है इसकी कि अनुसूचित जाति यह होमोजीनस समान धर्मी समरूप समुदाय नहीं है, होमोजीनस नहीं है, यह मान्यता है। मैं इस मान्यता को नकारता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय यह भी कहता है कि ऐसा ऐतिहासिक आधार पर अनुसूचित जाति समुदाय असमान है, इसके साक्षी उपलब्ध है। मैंने यह माना है
कि आर्थिक और शैक्षणिक असमानता विद्यमान है, परंतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक असमानता ऐसा यदि मानना है तो मैं इस मान्यता को अर्ध सत्य मानता हूं। आरक्षण के लाभ का जो वितरण हुआ है अलग अलग जाति समुदाय में, उसके चलते कुछ जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से अधिक प्रगत हुई है, कुछ जातियां कम प्रगत हुई है और जिनको लाभ नहीं मिले वह अप्रगत रही है। ऐसी भी इस न्याय निर्णय की धारणा है, अवधारणा है, और इससे भी मैं अर्ध सत्य मानता हूं। इसको भी मैं क्या है, आरक्षण से लाभान्वित कुछ जातियां अधिक उन्नत हुई हैं, ठीक है, सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, शैक्षणिक दृष्टि से ऐसा कहते हैं निर्णय। कुछ जातियां कम उन्नत हुई हैं, जिनको लाभ नहीं मिले वो उनकी किसी दृष्टि से उन्नत नहीं है, ऐसी भी एक मान्यता है। वो भी ये कहते हैं कि आरक्षण से लाभान्वित IAS, IPS या न्यायाधीश, इस प्रकार के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अब पिछड़े हुए नहीं माने जाते। यह मान्यता है, इसको भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। इसके विपरीत आरक्षण के लाभ जिनको नहीं मिले वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अप्रगत है, आज भी पिछड़े हुए हैं, तो इनमें ये डिवीजन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह डिवीजन करता है, यह विभाजन करता है, तो इस प्रकार से उनकी मान्यता है। और फिर जो गवई साहब ने उदाहरण दिया है, जो न्यायमूर्ति गवई जी ने जो उदाहरण दिए हैं, बाकी न्यायमूर्ति ने जो उदाहरण दिए हैं, उस आधार पर यह प्रस्तापित करने का प्रयास किया गया है कि यह अनुसूचित जाति समूह होमोजीनस नहीं है। अब मेरे लिए दो बातें प्रस्तापित करना है, मैं दो बातें प्रस्तापित करना। एक तो अनुसूचित जाति समूह होमोजीनस है, समान है, समधर्मी है, समरूप है, यह प्रस्तापित करना। और दूसरा, सामाजिक दृष्टि से यह असमान नहीं है, यह प्रस्तापित करना। क्रीमी लेयर नहीं लागू करना चाहिए, इसको मैं प्रस्तापित करने का प्रयास करूंगा। न्यायमूर्ति गवई जी ने डॉक्टर BR आम्बेडकर को बहुत जगह पर कोट किया, ऐसा माना जाता है। मैं भी डॉक्टर आम्बेडकर से ही शुरुआत करना चाहता हूं। अब थोड़ा सा यह मेरी बात, मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। 1919 से शुरू करता हूं, क्योंकि हमारे आरक्षण का इतिहास 1919 से शुरू होता है, जब डॉक्टर आम्बेडकर पहली बार साउथ बरो समिति को निवेदन देते हैं। साउथ बरो समिति को निवेदन देते समय वह डिप्रेस क्लासेस ये शब्द प्रयोग करते हैं। उसका हिंदी मराठी में अनुवाद हम पद दलित वर्ग ऐसा कहा जाता है। वो अछूत थे, अछूतों के लिए उन्होंने, अछूतों के जाति, जितने भी अछूत जातियां थी उनके लिए उन्होंने डिप्रेस क्लासेस, क्लास यह शब्द प्रयोग किया, पद दलित वर्ग यह शब्द प्रयोग किया। उस समय और आज भी अप्रत्यक्ष रूप से, उस समय प्रत्यक्ष रूप से माना जाता था, संविधान लागू होने के बाद में सिचुएशन बदल गई है। तो उस समय हिंदू धर्म, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बाहर भी एक समुदाय था जिसको पंचम वर्ण भी कहा गया, जिसको अवर्ण भी कहा गया, जिसको अछूत कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, जिसको अनटचेबल कहा गया, अनसीएबल कहा गया, अनअप्रोचेबल कहा गया। यह जाति का समूह था, अलग अलग जातियां इसमें थी, एक जात नहीं थी, अलग अलग जाति समूह था, जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पद दलित वर्ग कहा। क्यों? क्योंकि इनकी एक समान पहचान थी। क्या पहचान थी? कि वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण हैं, वह 4 वर्ण के लोग जिन जातियों को, जिन जाति के लोगों को अछूत मानते हैं, वह सारे पद दलित वर्ग का हिस्सा है, एक समुदाय है, कॉमन आइडेंटिटी है। क्या कॉमन आइडेंटिटी है? कि हम सारे ही अछूत हैं, और सारे ही अछूत होने की वजह से हम सारे ही पद दलित हैं। यह सोशल आइडेंटिटी थी हमारी। हिंदू धर्म ने हमें दी हुई आइडेंटिटी जो हम बदल नहीं सकते थे। परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि विविध जातियों में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता नहीं थी, ऐसा नहीं था। उस समय भी हम लोगों में, पद दलित वर्ग में भी विविध जातियों में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता थी। जो मिलिट्री में गए उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिला, आर्थिक स्थिति सुधर गई। जिनके पास व्यवसाय थे वो आर्थिक दृष्टि से प्रगत थे, जिनके पास व्यवसाय नहीं थे वो आर्थिक दृष्टि से अप्रगत थे। आर्थिक
और शैक्षणिक असमानता होते हुए भी हम सब लोग अछूत हैं, हम सब लोग जाति आधारित भेदभाव से पीड़ित है। यह हमारी कॉमन सोशल आइडेंटिटी होने की वजह से जो आज भी कायम है, जो आज भी कायम है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1919 में हमें पददलित कहा और इन पददलितों को एक आइडेंटिटी बनाया, एक पहचान दी, एक समूह बनाया, सबको संगठित किया, एक पहचान दी और इनके लिए पहली बार आरक्षण की मांग की साउथ बोरो समिति को। फिर हम आते हैं 1927 में, डॉक्टर आम्बेडकर अपना मिशन घोषित करते हैं। प्रसिद्ध 25 दिसंबर 1927 महाड़ सत्याग्रह परिषद में डॉक्टर आम्बेडकर मनुस्मृति का दहन करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यह परिषद समानता की प्रस्तावना के लिए आयोजित कर रहे हैं। समाज में समानता, हमें समानता नहीं है, सोशली हम इक्वल नहीं है, हमें समानता का अधिकार नहीं दिया गया है और समानता की प्रस्तावना के लिए हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं। यह हमारा विजन है, यह हमारा मिशन है। 1927 में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन को निवेदन देते हैं तो पददलित वर्ग करके निवेदन देते हैं। पददलित वर्ग करके जब निवेदन देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सब अछूत हैं, हमें शासन में प्रतिनिधित्व चाहिए, शिक्षा और नौकरियां तो आएगी, उसके लिए हम नहीं, वो तो आना ही है, वो तो आना ही है ना, तो उसके लिए नहीं, उसके आधार पर नहीं, हमें सोशल इक्वालिटी चाहिए और इसीलिए हम एक वर्ग हैं। ऐसा 1927 में अपना 1928 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस प्रकार का विचार करता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-32 डॉक्टर आम्बेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगते हैं और साथ में शासन की सेवा में प्रतिनिधित्व। किसके लिए मांगते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? विशिष्ट जाति के लिए, एक जात के लिए नहीं, उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए मांगा। आइडेंटिटी क्या है? हम सब लोग अछूत हैं, हम सब लोग पददलित हैं, हम सब लोग सामाजिक भेदभाव से पीड़ित हैं और इसीलिए हम एक समूह है, हमारी एक पहचान है, हमें आरक्षण चाहिए क्योंकि हमारी समस्या पॉलिटिकल समस्या है, हमारी समस्या सोशल समस्या नहीं है। हमें स्वतंत्र मतदार संघ मिले, सेपरेट इलेक्टर्स मिले, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, हमें फिर संयुक्त मतदार संघ जॉइंट इलेक्टर्स रिजर्वेशन किसको मिली? पददलित वर्ग को मिली। किसको मिली? बाद में 1935 के एक्ट ने हमें अनुसूचित जाति कहलाया गया, अनुसूचित जाति को मिले और 1936 से 2024 के लोकसभा के आरक्षण तक, चुनाव तक हमारी आइडेंटिटी शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट करके हम वो आरक्षण ले रहे हैं। जब सर्विसेज में आरक्षण की बात आती है, एजुकेशन में आरक्षण की बात आती है, तो सब क्लासिफिकेशन की बात आती है, सब कैटेगराइजेशन की बात है। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं भाई? पॉलिटिक्स में क्यों नहीं कहते कि एक विशिष्ट जाति के ही सांसद चुन कर आते हैं? क्यों नहीं कहते वहां पर भी लगाओ ये निर्णय? इसमें ही क्यों? उसमें नहीं लगा सकते, इसमें भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी एक है। हम सब सोशली बैकवर्ड हैं, हम सब सामाजिक भेदभाव से पीड़ित हैं और सामाजिक समानता प्रस्तापित करना हमारा ध्येय है। अवसर की समानता प्रस्तापित करना हमारा ध्येय है। 1942 संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण के समय अनुच्छेद 16(4) पर जब चर्चा हो रही थी, अनुच्छेद 16(4) जो शासन की सेवा में आरक्षण का प्रावधान करता है। 15(4) तब नहीं था, 15(4) पर बाद में मैं बात करूंगा, वह संविधान संशोधन के माध्यम से आए। जब संविधान सभा में इसके लिए चर्चा हो रही थी तब डॉक्टर आम्बेडकर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की बात करते हैं। 30 नवंबर 1948 संविधान सभा का भाषण, प्रत्येक आरक्षण से संबंधित जब भी बात होती है तो 30 नवंबर 1948 का भाषण कोट किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोट किया जाता है। उसमें डॉक्टर आम्बेडकर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं। बैकवर्ड क्लास इंक्लूड्स ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स।
ये अलग अलग कैटेगरीज है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की अलग पहचान है, शेड्यूल ट्राइब्स की अलग पहचान है और ओबीसी की अलग पहचान है। ये एक वर्ग बनाया गया है। चर्चा जब हुई तो डॉक्टर आम्बेडकर ने इसको क्लास कहा। क्लास का क्यों कहा क्लास? क्योंकि यह सारे ही सोशली बैकवर्ड है, क्योंकि यह सारे ही सामाजिक भेदभाव से पीड़ित है। उस समय एक सिद्धांत प्रस्तापित किया गया था, जिनके प्रति भूतकाल में, इतिहास काल में सामाजिक भेदभाव किया गया और जो आज भी सामाजिक भेदभाव से पीड़ित है, उनको आरक्षण। गरीब है इसलिए आरक्षण नहीं, अशिक्षित है इसलिए आरक्षण नहीं। आरक्षण किस लिए? पीछे भूतकाल में सामाजिक भेदभाव से पीड़ित थे, वर्तमान में भी सामाजिक भेदभाव से पीड़ित है, इसलिए आरक्षण। 1919 से लेकर तो संविधान के निर्माण तक इन जाति समूहों में, अनुसूचित जाति में आर्थिक असमानता थी, शैक्षणिक असमानता थी, परंतु एक बात समान थी, सामाजिक भेदभाव से पीड़ित होना। एक समानता थी कि इनके प्रति भूतकाल में भी भेदभाव किया जाना। और इसी आइडेंटिटी के आधार पर संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर यह एक ग्रुप है, यह एक क्लास है कहते हैं, जिसका विभाजन जब तक सामाजिक असमानता दूर नहीं होती तब तक नहीं किया जाता, ऐसा संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। और इनको क्लास कहते हैं, इनको क्लास कहते हैं। जब एजुकेशन के लिए आरक्षण का प्रस्ताव आया 1951 में, उस समय की संसद, जो संविधान सभा संसद का कार्य करती थी, पहला संशोधन प्रस्तुत किया, तभी भी डॉक्टर आम्बेडकर क्लास कहते हैं, जिसमें विभाजन नहीं होता। क्लास एक विशिष्ट समानता के आधार पर बना हुआ वो जाति का समूह हो सकता है, वर्गों का समूह हो सकता है। तो हम क्लास हैं। अनुसूचित जाति यह जाति का समूह है, यह क्लास है, क्योंकि हमारी सामान्य आइडेंटिटी है सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक भेदभाव। दूसरी आइडेंटिटी है हमें समानता चाहिए और समाज में समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना करना चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए यदि उपवर्गीकरण किया जाता है तो एक संगठित समाज जिसके कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन आइडेंटिटी के दो सूत्र मैंने रखे हैं। एक सूत्र यह है कि हमारे साथ भूतकाल में सामाजिक भेदभाव किया गया, आज भी भेदभाव किया जाता है, उदाहरण मैं दूंगा बाद में, आज भी भेदभाव किया जाता है। हम लोग सामाजिक समानता चाहते हैं, हम लोग अवसर की समानता की सिद्धांत की प्रस्तावना करना चाहिए, इसलिए हम एक क्लास है और यह हमारी कॉमन आइडेंटिटी है। यह संविधान सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय, यह हमारी कॉमन आइडेंटिटी तोड़ना चाहता है, हमें असमान मानता है। उस समय भी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उस समय भी इस जाति समूह में आर्थिक असमानता थी आरक्षण से पहले भी, शैक्षणिक असमानता थी आरक्षण के पहले भी, आरक्षण लागू होने के बाद भी आर्थिक असमानता विद्यमान है, शैक्षणिक असमानता विद्यमान है। उपवर्गीकरण करने के बाद भी आर्थिक और शैक्षणिक समानता विद्यमान रहने वाली है। आज दुनिया में एक भी समाज ऐसा नहीं है, एक भी समुदाय ऐसा नहीं है जिसमें आर्थिक और शैक्षणिक असमानता नहीं है। ऐसा एक भी समुदाय नहीं है दुनिया में, क्योंकि शासन व्यवस्था अवसर की समानता दे सकती है, अवसर की समानता दे सकते हैं। सारे को ही एक प्रकार से आर्थिक समानता नहीं दे सकते आप। अवसर की समानता है, जिसकी जितनी पात्रता है उतना उसको वैसा उसको जॉब मिलेगा, मगर उसको जॉब से, अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा सबके लिए खुली होनी चाहिए। संविधान यह अधिकार मानता है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िए, एक कभी जब न्यायमूर्ति भगवती जी थे, उन्होंने एक जजमेंट में दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है। दीजिए ना, दीजिए ना। परंतु
सामाजिक असमानता विद्यमान रहते हुए आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है, इसके आधार पर यदि एक सुसंगठित समाज को आप बांटना चाहते हैं, उसका विघटन करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि यह निर्णय जाति व्यवस्था चिरस्थायी करना चाहता है। इसका अर्थ यह होता है कि यह निर्णय जाति आधारित भेदभाव कायम रहना चाहता है आर्थिक और शैक्षणिक असमानता के नाम पर। आर्थिक और शैक्षणिक असमानता के नाम पर जो थी, जो है, जो कायम रहेगी, कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिसको अलग से नीति निर्धारित किया जा सकता है। कम करने के प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए, जिसको कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहते हैं, जिसको डॉक्टर आम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको डॉक्टर आम्बेडकर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, जिसको डॉक्टर आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म कहते हैं। इसके आधार पर सारे ही समाज में व्याप्त, सारे ही, केवल अनुसूचित जाति में नहीं, सारे ही समाज में व्याप्त आर्थिक और शैक्षणिक असमानता कम की जा सकती है इक्वल अवसर देकर। परंतु इस आधार पर सामाजिक असमानता कायम रहते हुए यदि विभाजन के प्रयास किए जाते हैं तो इसका मतलब जाति व्यवस्था को चिरस्थायित्व देना है, सामाजिक भेदभाव को चिरस्थायित्व देना है। इसीलिए यह निर्णय दूषित है, ऐसे मेरी मान्यता। मैं दोहराता हूँ, हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, हम सामाजिक भेदभाव से पीड़ित थे, आज भी पीड़ित है। हमारी कॉमन आइडेंटिटी है जाति व्यवस्था नष्ट करना, समाज में, भारतीय समाज में समानता, अवसर की समानता का सिद्धांत की प्रस्तावना करना, यह हमारी कॉमन आइडेंटिटी है। आर्थिक शैक्षणिक असमानता आरक्षण से पहले भी थी, आरक्षण है, फिर भी है, आगे भी रहेगी। इसके उपाय डॉक्टर आम्बेडकर ने दिए हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कम की जा सकती है, आर्थिक असमानता नष्ट नहीं होगी, शैक्षणिक असमानता रहेगी ही, जिसकी जितनी पात्रता है उतनी उसकी शिक्षा मिलेगी। सब डॉक्टर नहीं हो सकते, सब इंजीनियर नहीं हो सकते, सब न्यायाधीश नहीं हो सकते, सब आईएएस ऑफिसर नहीं हो सकते, सब आईएएस ऑफिसर नहीं। हाँ, व्यवस्था यह कर सकती है कि सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा के अवसर मिले, सबको प्रतिष्ठित आजीविका मिले, मगर सबको समान आय मिले ये हो नहीं सकता। सबको समान स्टेटस मिले इकोनॉमिक, ये हो नहीं सकता। सब आईएएस बनेंगे, ये हो नहीं सकता। इस आधार पर यह उपवर्गीकरण का निर्णय मुझे लगता है कि अन्याय। अब आइए क्रीमी लेयर की बात करें। न्यायमूर्ति गवई जी क्रीमी लेयर के सिद्धांत की वकालत करते हैं, निर्णय देते हैं और कहते हैं कि आईएएस आईपीएस के बच्चे की तुलना गांव के ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से नहीं की जा सकती। यह भी कहते हैं न्यायमूर्ति महोदय कि जो आईएएस आईपीएस या न्यायाधीश के पद पर है वह सामाजिक अंडरलाइन आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। वह व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, चपरासी है, सफाई कर्मचारी है, वो आरक्षण के लाभ लेने के बाद भी वह सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाना चाहिए, ऐसा न्यायमूर्ति महोदय कहते हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं इसको अर्ध सत्य मानता हूँ। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण से बात अधिक स्पष्ट होगी। 3 उदाहरण दूंगा मैं, जो सर्वोच्च पद पर थे, सर्वोच्च पद पर है। पहला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। 1927 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विधानमंडल के सदस्य थे, मुंबई विधानमंडल के मनोनीत सदस्य थे। फिर भी वह अनुसूचित, पर भी वो पिछड़े वर्ग के थे, पददलित वर्ग के थे, उनका वो स्टेटस नहीं गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पददलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते, वो स्वयं पददलित थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करने से भी उनका वो जाति आधारित आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुई। 1942 उस समय के वॉइस राय के मंत्री परिषद में मंत्री बन गए। किसको रिप्रेजेंट करते थे? पददलित वर्गों को रिप्रेजेंट करते। क्यों? क्योंकि वह स्वयं पददलित थे। कहां पर? मंत्री। सोशल स्टेटस बदला क्या? सोशल स्टेटस नहीं बदला। एक कौन सी समिति में होते, शायद साइमन क्रिप्स कमीशन में थे या साइमन कमीशन में, जब गए तो उनको
उनको बैरिस्टरी करके आने के बाद में भी उसको गुजरात में बड़ौदा सरकार में उनको पानी के लिए व्यवस्था नहीं थी। तो यह उनकी स्थिति थी। वायसराय के मंत्री संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनको संविधान निर्माता कहा जाता है, फिर भी संविधान सभा में उनको हरिजन कहा गया, महार कहा गया। मंत्री थे, फिर भी उनकी जात नहीं गई। अंत में ये जात से पीछा छुड़ाने के लिए उनको बौद्ध धर्म का स्वीकार करना पड़ा 56 में। फिर भी 2 अगस्त 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया उनको दलितों का आइकॉन कहता है, सर्वश्रेष्ठ दलित कहता है। उनका दलितपन धर्म के परिवर्तन के बाद भी नहीं गया। यह हमारी समाज व्यवस्था है। और 7 न्यायाधीशों का खंडपीठ, जिसमें एक अकेले न्यायाधीश BR गवई है, वो कहते हैं कि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से उन्नत होने के बाद सामाजिक भेदभाव समाप्त होता है। आम्बेडकर जी का सामाजिक भेदभाव मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, अब तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति थे तो उनको दलित राष्ट्रपति कहा गया। अब दलित यह शब्द सामाजिक समानता का प्रतीक है या सामाजिक असमानता का प्रतीक है? उनके लिए सम्मान का प्रतीक है या उनके लिए उनके प्रति किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव का प्रतीक है? यह जिसकी उसकी सोच है, जैसा आप सोचे। यह महानुभाव सपत्नीक जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए, राष्ट्रपति थे। उनके साथ जाति आधारित भेदभाव का व्यवहार किया गया। व्यवहार किया। उनके पत्नी के साथ असभ्य व्यवहार किया गया क्योंकि वह दलित गई उनकी। अब राष्ट्रपति की जात नहीं जाती, राष्ट्रपति के प्रति पद पर आसीन होने के बाद भी सामाजिक भेदभाव किया जाता है। और यह 7 न्यायाधीशों का खंडपीठ कहता है कि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जाना चाहिए और इसीलिए क्रीमी लेयर लगाकर उसको आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए। जब तक सामाजिक भेदभाव जाता नहीं, तब तक किसी को भी आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा संविधान निर्माता कहता है और ऐसा भारत का संविधान भी कहता है। ऐसे मेरी मान्यता है। मैं जस्टिस लोगों से अपनी तुलना नहीं करना चाहता, मगर ऐसी मेरी मान्यता है। अब आइए न्यायमूर्ति गवई साहब की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जगह जगह पर उनको एक अकेले दलित न्यायाधीश कहता है, एक अकेले दलित न्यायाधीश। अब न्यायमूर्ति BR गवई जी को दलित न्यायाधीश संबोधित करना, यह उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से उनका पिछड़ापन दूर होने का प्रतीक है या आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से उनका पिछड़ापन समाप्त हुआ परंतु सामाजिक दृष्टि से अभी भी वह दलित है, इसका प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि सार्वजनिक तौर पर दलित संबोधित किया जाता है तो मेरी यह मान्यता है कि आज भी वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़े है। मैं दोहराता हूँ, आर्थिक असमानता बनी रहेगी, शैक्षणिक असमानता बनी रहेगी। हमारी लड़ाई, हमारी आइडेंटिटी सोशल बैकवर्डनेस है। हमारी लड़ाई सोशल बैकवर्डनेस के विरुद्ध है, इसलिए हम एक समूह है। अनुसूचित जाति हम एक समूह है, भले ही हमारी आर्थिक प्रगति कितनी भी हो, भले ही हमारी आर्थिक उन्नति कितनी हो, इसीलिए हमारा उपवर्गीकरण अन्याय है, दूषित है। हमारा क्रीमी लेयर लगाना हमको वह भी दूषित है, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि ऐसी स्थिति में यदि क्रीमी लेयर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि क्रीमी लेयर लगाया जाता है तो मैं तो यह कहूँगा कि क्रीमी लेयर लगाकर या उपवर्गीकरण कर कर जाति व्यवस्था कायम करने का, जाति आधारित भेदभाव कायम रखने का, परंतु जाति आधारित आरक्षण समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उपवर्गीकरण करना या क्रीमी लेयर लगाना, इसका अर्थ यह होता है कि जाति व्यवस्था कायम करना, जाति आधारित भेदभाव कायम करना,
परंतु जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करना। क्या आरक्षण का उद्देश्य? यदि सामाजिक असमानता दूर करना है, आरक्षण का उद्देश्य समानता के सिद्धांत की स्थापना नहीं है, जाति आधारित व्यवस्था समाप्त करना नहीं है, जाति आधारित भेदभाव समाप्त करना नहीं है, समानता का सिद्धांत की स्थापना नहीं है, या अवसर के समानता के सिद्धांत की स्थापना नहीं है, केवल शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति यह है, तो इसका अर्थ है यह निर्णय जाति आधारित आरक्षण की समाप्ति का निर्णय माना जाएगा। इसके पहले 2022 में एक निर्णय आया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटकों के आरक्षण के संबंध में। वहां पर न्यायमूर्ति पारडीवाला जी कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आरक्षण को संवैधानिक मान्यता यह न्यायालय दे रहा है, इसका अर्थ यह निर्णय जाति आधारित आरक्षण की समाप्ति की ओर पहला कदम है। न्यायालय जाति आधारित आरक्षण के समाप्ति के प्रयास कर रहा है। बेला त्रिवेदी जी वहां भी थी, वो कहती हैं कि कब तक जाति आधारित आरक्षण की जरूरत है, कभी तो समाप्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आर्थिक असमानता या शैक्षणिक असमानता कायम है, कायम रहेगी। इसके कम करने के उपाय अलग हो सकते हैं, परंतु उसको सामाजिक समानता के साथ जोड़कर अनुसूचित जाति समूहों में असमानता है ऐसा बताकर, या एक जाति में असमानता है ऐसा बताकर क्रीमी लेयर लगाना या उपवर्गीकरण करना यह अन्याय है, दूषित निर्णय है, ऐसी मेरी मान्यता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक, अनुसूचित जाति समूह यह सामाजिक भेदभाव के आधार पर एक अपनी पहचान बनाने वाला समूह है। हम जाति व्यवस्था नष्ट करना चाहते हैं, हम जाति आधारित भेदभाव नष्ट करना चाहते हैं, हम समानता का सिद्धांत प्रस्तावित करना चाहते हैं, हम अवसर की समानता का सिद्धांत प्रस्ताव, यह हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, इसलिए हम समान हैं और हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यह सिद्धांत कहता है सर्वोच्च न्यायालय का। हमारे साथ समान व्यवहार करना, इसका मतलब उपवर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए और न ही क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए, यह मेरी मान्यता है।